गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब काम कर रहे होगे छुट्टियों का और एंजॉय भी कर रहे होगे। अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना है, गर्मी है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है और अपना जो हॉलीडे होमवर्क है वो ज़रूर कंप्लीट करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उड़ान प्रोजेक्ट। इसमें आज नेक्स्ट वर्कशीट जो है वर्कशीट 6 मैं करवाऊँगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की है वर्कशीट 6 है ये। इससे पहले वाली वर्कशीट जो है 5 वर्कशीट मैं करवा चुकी हूँ और उसकी वीडियो जो है वो अपलोड है यूट्यूब पे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उससे आपको बार बार मेरे से नहीं पूछना पड़ेगा मैडम वीडियो डाली कि नहीं डाली। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स आइटम्स do you have in your school bag? Identify the objects that you carry in your school bag. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप अपने स्कूल बैग में क्या चीज़ें डालते हो या रखते हो। उन ऑब्जेक्ट्स को आपको नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट है पेन, सेकंड पेंसिल, थर्ड बुक्स, फोर्थ इरेज़र, फिफ्थ है वो नोटबुक है। बहुत सारी नोटबुक्स होती है, बुक्स और नोटबुक्स ज़्यादा ही होती है। लंच बॉक्स, तो ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनके साथ मैंने एस लगाया हुआ है। तो आप इसके अलावा जो आपके बैग में आपको पता है कि ये रहता है, जैसे डायरी हो सकती है आपकी या ज्योमेट्री बॉक्स हो सकता है, तो आप ये चीज़ें भी इसमें लिख सकते हो। अब नीचे जो है ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये देखिए। Now make sentences using above mentioned words। यानी कि जो जो आपने वर्ड ऊपर लिखे हैं उन्हीं वर्ड को नीचे आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। फर्स्ट है जैसे पेन, मैंने यहाँ लिखा था, पेन का एक सेंटेंस यहाँ पर है, आई हैव अ पेन। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। आई के साथ हैव लगता है, अगर ही और शी हो तो उसके साथ हैज़ लगता है। ये पहले करवा चुकी हूँ मैं और अभी रिमाइंड भी हो गया आपको कि आई के साथ हैव लगेगा। जैसे बुक्स है, आई हैव 4 बुक्स। आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके बैग के अंदर 4 बुक्स होती हैं, तो इस वजह से मैंने लास्ट में जो है सबके फुल स्टॉप आपको सेंटेंस में लगाना है। आई हैव 4 बुक्स। अब जैसे पेंसिल यहाँ मैंने लिखा था, पेंसिल के लिए एक सेंटेंस बना लेते हैं। आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। तो इसी तरीके से ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। बहुत इजी है, सेम एज इट इज़ आप बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या है, ऑब्जेक्ट्स का नाम चेंज करना है। जो मैंने पेन, पेंसिल, बुक्स जो भी लिखे हैं ये ऑब्जेक्ट के नाम चेंज कर दीजिए और आप सेंटेंस चेंज कर सकते हो। बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, आप ट्राई करोगे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये बाकी सेंटेंस जो है वो आपको खुद बनाने हैं, खुद लिखने हैं, सबके ही लिखने हैं। और इसके अलावा अगर कोई वर्ड आपके दिमाग में आता है, जैसे मैं डायरी बोला था या कुछ और भी आपके बैग में होता है, तो आप वो लिख करके उसके लिए भी सेंटेंस बनाएंगे। और जो है मेरे ग्रुप में जो बच्चे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका फ़ोटो जो है वो मुझे सेंड करेंगे। नेक्स्ट जो देखते हैं हम क्या वर्कशीट है हमारी। ये है हिंदी की वर्कशीट। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करते हैं। ऊपर देखिए, री और रे में पहचान करके शब्द लिखिए। यहाँ पर री की मात्रा होती है, आप देखिए री की मात्रा कैसी होती है। त्रय के आगे जो है तय जमा री लिखा हुआ है, ये देखिए। तो री की मात्रा क्या होती है, देखो री की मात्रा तय के नीचे जो ये लगा हुआ है ये त्रय, तो ये री की मात्रा होती है। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, ये देखिए फर्स्ट वर्ड जो है कृषक, री की मात्रा आएगी इसमें। उसके बाद तैर, ये दूसरा है। जैसे सुमित्रा, त्रय, त्रिशूल जिसको कहा जाता है, त्रय से त्रिशूल आप बोलते हो। तो आपको इन दोनों जो है वर्णों की पहचान करनी है और उनकी मात्राओं की पहचान करनी है। और यहाँ पर अलग अलग वर्ड जो है वो दिए हुए हैं, वो आपको क्या करने हैं, यहाँ 2 बॉक्स बनाने हैं। जैसे यहाँ बने हुए, अपनी कॉपी के अंदर 2 बॉक्स बनाइए और इस फर्स्ट लाइन में जितने भी वर्ड हैं उनमें से
कोई वर्ड जो है वो इस बॉक्स में आएगा और कोई जो एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है, वो इस बॉक्स में आएगा। सिर्फ आपको पहचान करनी है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ड है कृषक। कृषक जो है वो फर्स्ट वाले उसमें आ गया। ट्री के नीचे री की मात्रा जो लगी हुई है, री ऋषि। और दूसरा जो सुमित्रा, त्रय, तो वो जो है वो सेकंड बॉक्स में आ गया है। अब देखिए कृष्णा लिखा हुआ, कृष्णा, तो कृष्णा किस में आएगा? री की आवाज़ आ रही है, तो वो इस वाले पहले वाले बॉक्स में लिखोगे आप। यात्री, यात्री, त्रय, यानी कि आप जहाँ सुमित्रा लिखा है उसी बॉक्स में आप यात्री वर्ड जो है वो लिखेंगे। कृपा, री की आवाज़ आई तो आप पहले बॉक्स में। त्रिकोण, वो किस में लिखोगे आप? दूसरे वाले बॉक्स में। ऋषि, ऋषि, री की ही आवाज़ है, री ही लगा हुआ है, तो आप इस बॉक्स में लिखेंगे। पवित्र, त्रय की आवाज़ आई है तो आप इस बॉक्स में। तो इस तरह से जो है आपको एक एक करके ये सारे वर्ड हैं यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन में दिए हुए हैं, ये इन दोनों बॉक्स में छाट करके लिख देने हैं। तो क्लियर है मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको। आगे है, नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ गद्यांश है, उसको पढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश प्रतिदिन सुबह सुबह धरती पर पहुंच जाता है। नभचर, स्थलचर और वायुचर सभी जीवों में यही प्राण ऊर्जा का संचार करता है। धूप के अंदर रोगाणुनाशक औषधीय गुणों से भरपूर ऊर्जा है। प्राचीन काल में अनेक आचार्यों ने इसकी महिमा का भरपूर वर्णन किया है। गुरुजी से प्रकाश पर वार्तालाप सुन महेंद्र, सर्वेश और किरण ने कहा, आदरणीय, हम प्रकाश के महत्व को समझ गए हैं और भविष्य में सूरज के प्रकाश की कद्र करेंगे। उनका उत्तर सुनकर मास्टर जी बहुत प्रसन्न हुए। उपर्युक्त गद्यांश में, अब ये गद्यांश जो था ये यहाँ से यहाँ तक मैंने आपका रीड किया है। इसमें आपने जो ध्यान देने वाली चीज़ थी वो था रे के इसमें 3 जो रूप हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। जैसे पहला वर्ड देखिए, सबसे पहले जो है सूर्य, तो ऊपर रे की आवाज़ आ रही, जो ऊपर य के ऊपर रे लगा हुआ है। एक वर्ड है प्रतिदिन, तो पै के नीचे भी एक रे लगा हुआ है। एक है धरती, तो यहाँ पर रे जो है वो बीच में सीधा सा आपको रे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है इस गद्यांश के अंदर रे के 3 रूप जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही आपसे ये पूछा हुआ है, उपरयुक्त गद्यांश में रे के कितने रूप हैं? तो कितने रूप हैं? 3 रूप यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रे यानी कि सिंपल रे जो है, जैसे हम लिखते हैं रे, प्रयुक्त होने वाले शब्द लिखिए। तो इस गद्यांश में जो है रे जो दिख रहा है आपको किस किस वर्ड में है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर इसी गद्यांश में से, तो आप इनको लिख सकते हो। जैसे नभचर, स्थलचर, वायुचर, संचार, तो इन सब में जो है रे लगा हुआ है, जो सिंपल रे का यूज़ किया जाता है, जो हम नीचे किसी वर्ण के नीचे या किसी वर्ण के ऊपर जब लगाते हैं वो नहीं है, ये सिंपल रे जो हम लिखते हैं वो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो इससे आगे जो है इसी से रिलेटेड, गद्यांश से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, वर्ण के नीचे प्रयुक्त, जो वर्ण के नीचे मैंने अभी बताया था, जैसे प्रकाश, प्रकाश के नीचे रे आया है, तो इस तरह से प्रयुक्त जो है वो शब्द इसी गद्यांश से छाट करके मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप इसके 4 एग्जाम्पल यहाँ आपको दिख रहे हैं। पहला है प्रतिदिन, दूसरा प्राण, तीसरा प्राचीन और फोर्थ है महेंद्र। तो ये रे जो है किसी वर्ण के नीचे जो प्रयुक्त हो रहा है उसके उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई उदाहरण दिखाई दे रहा है गद्यांश में, आप उसमें से छाट के आप वो भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण के ऊपर प्रयुक्त, ऊपर जो आया, जैसे सूर्य, मैंने पहला वर्ड बताया था सूर्य, यह के ऊपर रे आया हुआ है, तो इस तरह के जो यहाँ पर शब्द दिए हुए गद्यांश में, वो शब्द आपको यहाँ पर छाट के रखने, यानी कि तीसरा रूप आपको लिखना है रे का। तो इसमें उदाहरण दिए हुए मैंने, ऊर्जा, आचार्य, वर्णन, सर्वेश, तो ये जो रे है वो वर्ण के ऊपर आ रहा है। ठीक है,
अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में रे वर्ण पर लगी ऊ यानी कि छोटे ऊ और ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। इस पैराग्राफ में मुझे ज़्यादा वर्ड नहीं दिखाई दिए हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे गुरु दिखाई दे रहा है जिसमें जो है बड़ा ऊ की मात्रा आई हुई है। एक एग्जाम्पल है रूप। तो ये दो जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती को ऊर्जा कौन प्रदान करता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में सूर्य के बारे में बताया गया है कि सूर्य की जो रोशनी होती है उसी से पूरी धरती पर सभी काम होते हैं। तो धरती को ऊर्जा सूर्य का प्रकाश प्रदान करता है। 7th क्वेश्चन देखिए, अध्यापक जो है यानी कि आपकी क्लास में अगर टीचर है जो वो आपको बताएगा कि तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। मैं आपको बता देती हूँ। तत्सम शब्द वो होते हैं, जैसे हिंदी से अलावा एक और भाषा होती है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा से जो शब्द ऐसे के ऐसे यानी कि उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई चेंज नहीं हुआ है, ऐसे के ऐसे हिंदी में प्रयुक्त कर लिए गए हैं, तो उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं, यानी कि समान उसी में से लिए गए हैं लेकिन ऐसे के ऐसे ले लिए गए हैं। और तद्भव क्या होते हैं कि संस्कृत के कुछ शब्द जिनमें थोड़ा सा चेंज करके हिंदी में प्रयुक्त कर लिया गया है, उनको इस्तेमाल कर लिया गया है, उनको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के। पहला है जैसे तत्सम शब्द देखिए, पहला शब्द है सूर्य, दूसरा औषधि, यहाँ पर दो मात्राएं आएंगी औषधि, गुरु। अब इन्हीं के जो हैं इन्हीं के जैसे भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, जैसे धरती। और यहाँ पर जैसे सूर्य लिया था वो तत्सम है, अब अगर उसका कुछ रूप बदल गया है तो जैसे सूरज जो वो है तद्भव शब्द हो गया है, उसका कुछ रूप बदल के हमने उसको हिंदी में इस्तेमाल कर लिया है। तो इसी के अतिरिक्त भी जो है कुछ शब्द हो सकते हैं, वो आप छाट के यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। यह है मैथ की वर्कशीट, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं, अभी तक जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसी से रिलेटेड है। नंबर सिस्टम जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ तक जो है आपको इनकी पहचान होनी चाहिए, स्थानीय मान की पहचान होनी चाहिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8,563 में दहाई के अंक पर गोला लगाइए। तो 8,563 में दहाई का अंक कौन सा है, पीछे से देखते हैं। पहला अंक जो है 3 वो इकाई और दूसरा अंक जो दहाई वो 6 है। तो आपको क्या करना है, 6 पे गोला लगाना है, ठीक है। तो 6 पे गोला लगाइए आप यहाँ पर, जैसे 8, 5, 6 और 3 लिखकर आप सिर्फ 6 पे गोला लगा लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सोमवीर फैक्ट्री में 97,863 मोमबत्तियाँ खरीद कर लाया, उसने 76,543 मोमबत्तियाँ बेच दी, बताओ उसकी दुकान में कितनी मोमबत्ती बची। तो क्या करना है आपको, इसमें आपको घटाना है। अब कितनी खरीद के लाया था वो, 97,863 मोमबत्तियाँ खरीद के लाया था, और बेची कितनी उसने, 76,543 मोमबत्तियाँ जो है वो उसने बेच दी। तो घटा जो है वो सभी बच्चों को आती है, आप इसको ऐसे ही रखिए। बड़ी जो संख्या होती है वो ऊपर आती है, छोटी संख्या वो नीचे, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात होती है। और जो मेन है कि पहले कितना खरीद के लेके आया और उसमें से कितना बेच दिया या कितना और ले लिया। अगर जोड़ना है तो कुल पूछा जाएगा, घटाना है तो शेष आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप घटा करके यहाँ पर आप उत्तर लिखिएगा। मैं घटा नहीं करूँगी, बहुत इजी है, ये घटा आपको खुद करनी है। यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है 8,034 में 1000 का अंक बताइए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें 1000 का अंक कौन सा, 8000। देखिए सबसे आगे वाला अंक ही जो है 8, ये 1000 का अंक है।
तो यहाँ तक ये सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको 15 तक पहाड़े जो है वो लिखने हैं और याद भी करने हैं, और उन्हीं की सहायता से आप 3 अंकों को 2 अंकों से गुणा करना सीखिए, और उन्हीं की सहायता से जो है आप 3 अंकों की संख्या को 1 अंक से भाग देना भी सीख सकते हैं। तो भाग और गुणा के सवाल आप तभी सीख सकते हैं जब आपको पहाड़े अच्छे से आते होंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो आपको क्या करना है, 1 से 100 तक की गिनतियाँ अपनी कॉपी में लिख लेनी है, क्योंकि इससे आगे वाले जो सवाल हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ये 1 से 100 तक गिनती लिख लीजिए। अब मैं यहीं पर कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जैसे पहली लाइन देखिए, यहाँ पर 1 से 9 तक जो है आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 अंक है। 1 2 3 4, यहाँ तक क्या है, 1 अंक है। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि जहाँ पर 2 अंक शुरू हो रहे हैं उससे पहले कौन सी है, 9। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 9। अब देखिए ये जो अंक चल रहे हैं, 2 अंक चल रहे हैं, ये इस लाइन में भी 2 अंक हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो 90 वाली जो लाइन है, 91 92, इसमें लास्ट में देखिए 99 और 100। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तो 99 के बाद 100 हो गया, यानी कि 3 अंक आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99। तो 1 अंक की कितनी हुई, 9। 2 अंक की कितनी हुई, 99। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए तो कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको अपने आप समझ में आए। जितने अंक की पूछते हैं हम उतने ही 9 लिख देंगे, यानी कि 999। तो वो क्या बन जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो कहाँ से 3 अंक शुरू हो रहे हैं, 100 से। ठीक है, तो 100 जो है वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या वो थी 10, यानी कि यहाँ से 2 अंक शुरू हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ इस चीज़ से आपको क्या है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या भी आपको समझ आ रही। फिर ऐसे ही 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखो और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो। इस तरीके से जो है आपको संख्याओं का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्कशीट में देखते हैं। ये देखिए, अभी मैंने जो समझाया वो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे पहला देखिए, 9 जमा 1 क्या हो गया, 10। तो 9 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई है। ठीक है, क्लियर है। 9 अंक की 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, अभी मैंने बताया था आपको 10 से शुरू होता है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई है। अब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ कितनी हो सकती है, 99, बताया था मैंने। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ये जो खाली स्थान है ये दिए हुए हैं, ये आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, 99 जमा 1 100 क्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। यहाँ आप 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर फिल करना है। तो इस तरीके से जो है आप एक एक करके ये सारे फिलअप कर सकते हो। इजी है, मैं एक बार बता देती हूँ फिर भी आपको कि क्या करना है, लेकिन खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, 103 अंक की सबसे छोटी, मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर छोटी भरोगे आप। 999 जमा 1 कितना हो गया, 1000। तो 999 3 अंकों की कौन सी संख्या हुई, सबसे बड़ी संख्या होगी। कौन सी हुई, बड़ी, तो यहाँ पर बड़ी भर दोगे। उसके बाद 1000 4 अंकों की कैसी संख्या है बताइए, छोटी, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो है 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 9999 ये क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी है, उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 10,000। उसके बाद 5 अंकों की 10,000 जो है कैसी संख्या हुई,
यहाँ पर 10,000 लिखना है आपको। सबसे छोटी संख्या, ठीक है। उसके बाद 99,999 में एक जोड़ा तो कितना आ गया है हमारे पास, 1 लाख। तो 99,999 डैश की छोटी संख्या कितने अंकों की है, इसमें 5 अंकों की। वो यहाँ 5 लिखोगे, क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 1,06,000 अंकों की संख्या कैसी संख्या है, 1,06,000 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। ये है EVS की वर्कशीट। इसमें रीड करते हैं हम, बदलाव के कारण। फर्स्ट चैप्टर ही ये चल रहा है, इसमें लास्ट वर्कशीट है फर्स्ट चैप्टर की। बदलाव के कारण, कोरोना और लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों को वह जगह छोड़नी पड़ी जहां पर वो रहते थे। सबसे ज़्यादा मुश्किलें उन लोगों को आई जो दूसरे शहरों में काम करने गए थे। नीचे अखबार की खबर दी गई है, इसे पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब ये क्या दिख रहा है, एक माँ खड़ी है, उसका बच्चा जो है नीचे बैठा। और आपने भी न्यूज़ में भी देखा होगा, लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे जो मज़दूर थे, प्रवासी मज़दूर थे, वो एक जगह को छोड़ करके पैदल ही अपने शहरों को निकल गए थे। तो ये न्यूज़ जो दी हुई है, इसको देखते हैं। कोरोना और लॉकडाउन के कारण सब काम बंद हो गए। इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव प्रवासी मज़दूरों पर पड़ा। काम धंधे सब बंद होने के कारण कुछ दिन तो गुजारा हुआ, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के साथ स्थिति बदतर होने लगी। खाने पीने की दिक्कत के साथ साथ रहने की समस्याएं भी आने लगी। मकान मालिक भाड़े के लिए परेशान करने लगे। अनिश्चित भविष्य से उनका सब्र का बांध टूटने लगा और फिर सब अपने गांव की ओर प्रस्थान करने लगे। पैदल, ठेले, साइकिल अथवा ट्रक, ट्रैक्टर आदि सड़क के रास्ते या रेल पटरियों के सहारे हुजूम के हुजूम प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तो ये न्यूज़ है एक उस टाइम में, और ऐसा हुआ भी होगा, आप लोगों के साथ भी हो सकता है हुआ हो ये। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आगे पूछे हुए हैं आपसे कि पलायन के क्या कारण रहे हैं, और वो देखते हैं हम आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को कोरोना के समय अपनी जगह क्यों छोड़नी पड़ी थी? क्योंकि उनके कमाने के जो साधन थे सभी बंद हो गए थे। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि उनके आजीविका के साधन बंद हो गए थे। नेक्स्ट है, मज़दूरों को पैदल ही पलायन क्यों करना पड़ा था? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यातायात के सभी साधन बंद हो गए। ट्रैक्टर वगैरह जो हैं, या बस थी या रेल थी, सभी जो है यातायात के साधन बंद कर दिए गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, गांव जाकर इन मजदूरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आंसर लिखा है वही आप माने, तो हो सकता है किसी को परेशानी हुई हो और किसी को ना भी हुई हो। तो गांव में भी इनको खाने के लिए परेशानी उठानी पड़ी होगी, और पहले तो पहुंचने में ही वहां पर इनको परेशानी हुई है, क्योंकि सभी पैदल गए थे। नेक्स्ट है फोर्थ, यदि लॉकडाउन न लगता हो तो क्या ये मज़दूर अपने गांव जाते? नहीं, ये सिर्फ किसी वजह से ही गांव जाते, यानी कि शादी वगैरह जो होती हैं उनमें चले जाते हैं। तो उस टाइम में सिर्फ इनको खाने की वजह से, यानी कि अपनी आजीविका नहीं होने के कारण मजबूरी में गांव जाना पड़ा था। फिफ्थ क्वेश्चन है, लोग किन किन कारणों से दूसरे शहरों में जाते हैं? उनके अलग अलग कारण हैं। कोई आजीविका कमाने के लिए, कोई सरकारी नौकरी में तो उनके तबादले के कारण, और कई बार जो है प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उसके कारण भी लोग जो है पलायन को मजबूर हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पलायन की स्थिति से बच्चों के जीवन पर क्या बदलाव आता है? तो पलायन में क्या होता है, कुछ बच्चे खुश होते हैं और कुछ बच्चे दुखी हो जाते हैं। तो इसमें वही आंसर मैंने लिखा है कि सबके अपने कारण हो सकते हैं, कि पलायन के कारण जो है कुछ बच्चों के ऊपर उसका असर अच्छा होता है और कुछ का उसका असर बुरा हो सकता है। तो आप अपने आप भी इसका आंसर कुछ और लिख सकते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब यहाँ पर जो है EVS का ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट है आज की वर्कशीट। थैंक यू।